सभी को नमस्कार। तो अपने बात कर रहे थे ऊष्मा और ताप के बारे में, और इससे रिलेटेड जो अपनी आज ये आखिरी वीडियो है टेम्परेचर और हीट से रिलेटेड, उसके बाद अपने स्टार्ट करेंगे विद्युत धारा जो है आपका नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इसमें अपना एक टॉपिक रह जाता है जिसको बोलते हैं हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर यानी इसको क्या बोलते हैं, ऊष्मीय संचरण। अब बात आती है कि ऊष्मीय संचरण कितने प्रकार का होता है। पहले तो ये अपने को ध्यान रखना, तो इसमें 3 प्रकार, एक तो चालन और एक है संवहन, और लास्ट में आ जाता है आपके पास विकिरण। चालन को क्या कहते हैं, तो ध्यान रखना कंडक्शन, और संवहन को क्या बोलते हैं, कन्वेंशन, और लास्ट है विकिरण। ये तो पता ही है क्या बोलते हैं इसको, रेडिएशन। तो ये है 3 प्रकार ऊष्मीय संचरण के, यानी ऊष्मा का ट्रांसफर किस प्रकार होता है, चलन, संवहन और विकिरण। तो इसको अपने समझते हैं एक डायग्राम के थ्रू। तो देखो यहाँ पे आपके पास ये है कंडक्शन, ये है कन्वेंशन और ये है रेडिएशन। ठीक है, कंडक्शन में क्या होता है, जैसे मान लो ये आपके पास एक छड़ी है और छड़ी में आपके पास यहाँ पे क्या है, कणाई है। ठीक है, कोई भी वस्तु, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही हीट मिलेगी इसको आग के पास ले जाएंगे, तो जैसे ही हीट मिलेगी तो यहाँ से क्या होगा, ये कण क्या करेगा, ऊष्मा को स्थानांतरण करेगा इसमें, फिर ऊष्मा को स्थानांतरण करेगा इसमें, और इसी तरह क्या हो जाएगी, ये रोड लास्ट तक क्या हो जाएगी, गर्म। जैसे आपने सब्जी बनाते हो, उसमें अगर आप चम्मच रख देते हो, जैसे ये है आपके पास चम्मच रख देते हो, तो ये सिरा जैसे गर्म होते हो तो ये कहाँ पे पहुंच जाता है, एंड वाले सिरे पर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आप एक चीज ध्यान दो कि कण तो यहाँ पे स्थिर है, लेकिन यहाँ पे ट्रांसफर किसका हो रहा है, सिर्फ ऊष्मा का। तो ये तो होगी डेफिनेशन किसकी, चालन की। ठीक है, तो यहाँ पे अपने उसके बाद आपके पास संवहन, कन्वेंशन। इसमें क्या होता है, जैसे आपके पास ये है अंदर पानी, तो ध्यान रखना ये हमेशा किस में होगा, द्रव में। जो संवहन होगा वो हमेशा किस में होगा, द्रव में। द्रव में क्या होता है, जैसे मान लो आपने पानी गर्म किया, तो पानी जैसे ही गर्म करोगे, फिर गर्म करने पर क्या होगी, इससे जो आपके पास वाष्प है वो क्या जाएगी ऊपर, और गर्म करने पर जो वाष्प होती है वो होती है हल्की, तो ये कहाँ जाएगी, ऊपर। तो गर्म जो वायु होती है वो होती है हल्की, और ये कहाँ जाती है, ऊपर। और ऊपर अपने को पास जो वायु होती है यहाँ पे, वो क्या होती है, ठंडी, वो आती है नीचे। वो क्या आती है, नीचे, यानी आपके पास जो ठंडी जो हवा है वो क्या होती है, बारी। तो ये कहाँ जाएगी, ऊपर। तो इसका मतलब ये ध्यान रखना है, तो ये जो आपके पास प्रक्रिया ये किस में होगी, द्रव में। तो इसमें क्या होगा, जो भी पदार्थ या तरल है वो अपने अणु क्या करता है, स्वयं गति करता है, और ऊष्मा को क्या करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया संवहन, और लास्ट में आ जाएगा आपके पास रेडिएशन। जैसे मान लो ये आपके पास आ गया, और यहाँ पे पास में बैठ के आप, जैसे ठंड का मौसम है, अलाव जगाते हैं ना, गाँव वाले अलाव जगाते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो यहाँ पे आपके पास टेम्परेचर है, ठीक है, ये जो आपके पास हीट मिल रही है ये किसके थ्रू मिल रही है, रेडिएशन के थ्रू। यानी इसमें जो ऊष्मा का जो संचरण होता है, इसमें किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती। जैसे आपके पास सूरज है, सुबह सुबह की जो आपके पास गर्माहट मिलती है वो किसके माध्यम से मिलती है, रेडिएशन के माध्यम से। ठीक है, तो यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा चीज़ें अपने को समझने की जरूरत नहीं है। तो ये तो अपने को पता है, स्पेस में भी सूरज होता है, इसका मतलब निर्वात में भी क्या होता है, इसका संचरण। ठीक है, तो ये तो है हीट ट्रांसफर के प्रकार। तो यही प्रकार अपने को ध्यान रखने थे। तो जैसे एग्जांपल के थ्रू ये देखो, ये अलावा है, अब यहाँ से क्या है, ये हाथ यहाँ पे है, और इसके थ्रू जो आपके पास हीट निकल रही है, ठीक है, इससे गर्माहट मिल रही है, तो ये तो गया रेडिएशन। और यहाँ से देखो, अगर इसके ऊपर कोई भी रोड ले जाएं, तो यहाँ से गर्म होते होते ये कहाँ पे पहुँच जाएगा, यहाँ तक। इसको क्या बोलते हैं हमने, कंडक्शन। और इसी के थ्रू जैसे ये गर्म हवाएं इससे, ठीक है, जैसे वायु गर्म होगी तो गर्म वायु तो ऊपर जाएगी, और जो ठंडी वायु वो कहाँ जाएगी, नीचे। ठीक है, तो अब अपने बात करते हैं इसके थ्योरेटिकल पार्ट की, तो क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा पूछे जाएंगे, तो बात करते हैं अपने सबसे पहले चालन। चालन, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कंडक्शन। तो सबसे पहले तो अपने को पता होनी चाहिए डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है, तो इसमें ध्यान रखना, इसमें क्या होता है, कण अपना स्थान छोड़े बिना
ऊष्मा को क्या करता है, स्थानांतरित। ठीक है, जैसे ये करना है तो ये हीट जैसे इसको मिलेगी ये आगे ट्रांसफर कर देगा, और जैसे ये गर्म हो जाएगा फिर ये आगे इसको क्या कर देगा, ट्रांसफर। ठीक है, तो यहाँ पे अणु क्या करते हैं, अणु करते हैं, अगर आपसे पूछे कौन सी गति करते हैं तो ध्यान रखना कंपन गति। ठीक है, तो कण या अणु कौन सी गति करते हैं यहाँ पे, कंपन गति। और ध्यान रखना इसमें कौन सा पदार्थ प्रभावी होता है, तो कौन सा पदार्थ, ठोस। ठीक है, और जैसे बात करें अगर आपसे पूछ ले धातु में जो आपके पास ऊष्मीय संचरण होता है वो किस प्रकार होता है, तो ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन के द्वारा। तो ये तो अपने को पता ही है, क्यों, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन जो पाए जाते हैं मुक्त अवस्था में, फ्रीडम। ठीक है, और अधातुओं में पूछे तो धातु में ऊष्मीय संचरण किसके द्वारा होता है, तो ध्यान रखना किसके द्वारा, अणुओं के द्वारा। ठीक है, और अगर आपसे पूछे सर्वाधिक जो आपके पास प्रक्रिया है स्पीड कौन सी होती है, चालन की होती है, संवहन की होती है या विकिरण, तो सबसे ज़्यादा स्पीड की जो प्रक्रिया है वो किस में होगी, तो ध्यान रखना विकिरण में, विकिरण में, उसके बाद संवहन, यानी सबसे जो फास्ट जो प्रक्रिया विकिरण में होगी, उसके बाद संवहन में, और सबसे धीमी होती है चालन में। तो ये कंसिस्टेंट ये क्रम ध्यान रखना। ठीक है, और इसमें ध्यान रखना आपके पास माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी, माध्यम की आवश्यकता। ठीक है, तो ये तो बात होगी चालन में आपको क्या क्या ध्यान रखना है, प्रभावी जो भाग होगा वो ठोस होगा। धातुओं के लिए ऊष्मा का जो संचरण है वो कैसे होगा, इलेक्ट्रॉन के द्वारा। अधातुओं में अणु के द्वारा, माध्यम की आवश्यकता होगी, और ये कैसी प्रक्रिया, धीमी प्रक्रिया। अगर अपने मानव शरीर की बात करें, मानव शरीर, तो मानव शरीर क्या है, देखो यहाँ चालन की बात करें तो ये क्या विद्युत का अच्छा चालक है, कौन, मानव शरीर। तो ये अपने ध्यान रखना है, विद्युत का अच्छा चालक है। ठीक है, जबकि आपसे पूछे ऊष्मा का कैसा है तो ध्यान रखना दुर्बल चालक, जो ऊष्मा का क्या है, दुर्बल चालक। ठीक है, तो चालकता का अपने पास क्रम पता ही है, पहले किस में ज़्यादा होगा, ठोस में, फिर किस में, द्रव में, और लास्ट में किस में आ जाएगा, गैस में। उसी तरह धातुओं में और अधातुओं में पूछे तो सबसे ज़्यादा होगा धातुओं में, और उसके बाद किस में होगा, अधातु में। ठीक है, तो ये अपने पास बस ये फैक्ट है जो अपने को ध्यान रखने है। उसके बाद बात करते हैं संवहन। संवहन, तो संवहन में अपनों ने बात की थी कि कोई भी पदार्थ या तरल, ठीक है, मेन जो बात करनी है संवहन में किसमें, तरल। तो तरल के अणु क्या करते हैं, समव्योम गति करते हुए ऊष्मा को क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज देते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना इसमें या तो कोई पदार्थ या कोई तरल के अणु स्वयं गति करते हुए ऊष्मा को क्या करते हैं, ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरित कर देते हैं। ठीक है, तो ये किस में पाई जाती है विधि, तो ध्यान रखना तरल में, ठीक है, या द्रव। ठीक है, तो इनमें प्रयुक्त होगी ज़्यादातर, अपने को इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, और इसमें जो ऊष्मा का संचरण होता है वो हमेशा रहता है कांस्टेंट, क्या रहता है, कांस्टेंट। तो तरलों में क्या होता है, जैसे ही अपने टेम्परेचर अगर फिक्स रखें तो कहते हैं एक ही ताप पे क्या होता है, जैसे पानी उबलता रहता है, फिर वायु ऊपर जाती है, फिर क्या होती है आपके पास ठंडी वायु नीचे आती है, तो ये प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपनों ने ये भी बात किया, इसके जो एग्जाम्पल है वो ध्यान रखना, एक तो जल समीर और एक थल समीर। देखो जैसे रेगिस्तान देखा होगा आपने, रेगिस्तान राजस्थान में है ही, रात को क्या होता है, जो आपके पास रेत होती है वो क्या जाती है, ठंडी। क्यों, क्योंकि दिन में जैसे गर्म होती है वो हवाएं ऊपर जाती है, रात को जो ठंडी हवाएं वो क्या जाती है, नीचे। ठीक है, तो यही चीज़ है जो अपने को ध्यान रखनी है। ठीक है, एग्जाम्पल जल समीर और थल समीर। तो इसमें अपनों ने बात की थी
कि जो आपके पास गर्म अणु है वो कहाँ जाते हैं, ऊपर, और जो ठंडे अणु हैं वो कहाँ जाते हैं, नीचे। ठीक है, जैसे मान लो आपने ये फायर है, फायर में क्या होगा, जैसे ही ये गर्म होगी तो यहाँ पे क्या होएगा, ये अणु क्या जाएंगे, इस स्रोत से दूर हट जाएंगे, दूर हट जाएंगे, ये कहाँ जाएंगे, ऊपर। ठीक है, ये आपके पास स्रोत है यहाँ पे फायर। तो ये जो आपके पास अणु है ये कहाँ जाने लगेंगे, ऊपर, और जो ठंडी है, जो आपके पास ठंडी वायु वो कहाँ आएगी, नीचे। बस यही अपने को ध्यान देना है। तो ये तो बात होगी आपके पास कि संवहन सबसे ज़्यादा किस में मिलेगा आपको, द्रवों में, उसके बाद किस में मिलेगा, गैसों में। ठोसों में ये होता नहीं है। लास्ट अपने रह गया रेडिएशन, वो अपने बात कर लेते हैं। रेडिएशन, रेडिएशन या इसको क्या बोलते हैं, विकिरण। ठीक है, तो विकिरण की बात करें तो इसमें अपने बात क्या था कि इसमें संचरण है तो आपको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, माध्यम की आवश्यकता नहीं मिलेगी, आवश्यकता नहीं होती। आप कहोगे कैसे, तो जैसे सूरज का जो प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश ये काम पहुंचता है पृथ्वी तक, तो बताओ बीच में माध्यम की आवश्यकता होती है क्या, क्योंकि बिल्कुल स्पेस होता है। ठीक है, यानी निर्वात है, तो ये निर्वात में भी गमन करता है, तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है, वो किसका उदाहरण है, विकिरण का। ठीक है, और आपको पता है इसमें जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है सभी जगह क्या होता है, समान। ठीक है, तो इसलिए जो अपने पास इसकी जो चाल है, ठीक है, अपने को पता है इसकी जो चाल है सूरज के यानी प्रकाश की चाल के क्या होते हैं, बराबर। तो यहाँ पे चाल बराबर होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये अच्छा कॉन्सेप्ट है जो अपने को ध्यान रखना है। अब देखो इससे से अपनी चीज़ें जुड़ी हुई, अल्ट्रा वायलेट, तो अल्ट्रा वायलेट है तो अपने कह सकते हैं कि जो आपके पास विकिरण है वो किसका भाग है, विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंगों का भाग है। क्यों भाग है, क्योंकि अल्ट्रा वायलेट ही क्या है आपके पास, विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है, तो सारा एक दूसरे से कनेक्ट चीज़ें, तो यहीं से अपने क्वेश्चन निकल के आ जाते हैं। तो ये तो बात होगी किसकी, अपनों ने कंडक्शन, कन्वेंशन और रेडिएशन के बारे में। तो तीनों को अपनों ने एग्जाम्पल और डायग्राम के थ्रू समझ लिया। तो ये अपना ऊष्मा और हीट, ये चैप्टर अपना क्या होता है, कंप्लीट। अब अपना रह जाता है कौन सा, नेक्स्ट टॉपिक अपने बस विद्युत धारा, तो वो भी चलो अपने थोड़ा बेसिक पढ़ ही लेते हैं। तो स्टार्ट तो करना था अगली वीडियो में, चलो इसमें कर ही लेते अपने। तो विद्युत धारा, तो नेक्स्ट टॉपिक अपना विद्युत धारा। तो विद्युत धारा से आपको को पढ़ना पड़ेगा सबसे पहले आवेश। ठीक है, यानी चार्ज, आवेश बोल दो या इसको क्या बोल दो, विद्युत आवेश, क्योंकि बिना आवेश के अपने धारा तक नहीं पहुंच सकते, विद्युत आवेश। ठीक है, आवेश क्या है, आवेश ध्यान रखना एक ऐसा गुणधर्म है, ऐसा गुणधर्म है जो कि अपने को उत्पन्न करके देता है या तो विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो आवेश क्या अपने को उत्पन्न करके देता है, विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र। कैसे, जैसे बात करें कोई भी आवेश है, कोई भी आवेश है वो दो तरह से गति करेगा, या तो वो करेगा स्थिर, यही है, या वो क्या करेगा, गतिशील, यानी या क्या हो जाएगा, गतिमान। ठीक है, स्थिर का मतलब स्टैटिक। तो इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, तो इसमें ध्यान ये देना है आपको, अगर ये आपके पास आवेश स्थिर है तो स्थिर है तो ये क्या करेगा, सिर्फ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न, तो केवल क्या करेगा, ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन आता है कि भौतिक विज्ञान की शाखा किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं, स्थिर विद्युत की, ये वही है। तो ध्यान रखना अगर आवेश स्थिर है तो क्या उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र। अगर आपके पास मान लो आवेश गतिमान है तो गतिमान भी दो तरीके से हो सकता है, या तो गति हो समान, ठीक है, यानी यूनिफॉर्म, या क्या हो असमान। ठीक है, तो असमान मतलब एक्सेलेटेड, तो समान में यूनिफॉर्म में कैसे,
तो यूनिफॉर्म अगर है तो यहाँ पे कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करेगा, तो ध्यान है ना, विद्युत क्षेत्र के साथ साथ ये चुंबकीय क्षेत्र भी क्या करेगा, उत्पन्न। और अगर S मान है तो ध्यान रखना ये विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करेगा, विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो यहाँ पे अपने पास यही ध्यान रखना है। एक आपने सुना होगा कि धारा का विद्युत प्रवाह तो उत्पन्न होगा विद्युत क्षेत्र से। तो यहाँ पे अपने बात करें विद्युत क्षेत्र से क्या उत्पन्न होएगा, धारा का विद्युतीय प्रभाव। तो ये तो अपने पढ़ने वाली है, ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर अपने को ध्यान रखना है। और चुंबकीय क्षेत्र से क्या हो जाएगा, आप कहोगे धारा का चुंबकीय प्रभाव, धारा का चुंबकीय प्रभाव, ठीक है। तो अभी अपने पढ़ के हैं विद्युत चुंबकीय तरंगें जिसमें अल्ट्रावायलेट भी थी, ठीक है। तो इसमें और क्या मिल जाएगी आपको, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, एक्सरे और गामा किरणें, ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगों में। तो इसको आगे अपने विस्तार से समझते हैं। तो यहाँ से देखो आपके पास कि आवेश क्या स्थिर है या क्या गतिमान। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी या इलेक्ट्रॉन की वृद्धि किसको शो करती है, आवेश को। ये कह सकते हैं अपने गतिमान है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, और कम है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गति नहीं कर रहा है, यही हो सकता है। तो यहाँ पे अपने कह सकते हैं कि किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी या इलेक्ट्रॉन की वृद्धि किसको शो करती है, आवेश को, ठीक है। कैसे, जैसे अपने एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, जैसे मान लो सोडियम है, ठीक है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है, क्या किया इसने, एक इलेक्ट्रॉन त्यागा, तो आप क्या कहोगे, Na प्लस, यानी कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, यही कह सकते हो, ठीक है। और इसी तरह जैसे क्लोरीन है, अगर मान लो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करे, ग्रहण, तो इसमें क्या होगा आपके पास Cl-1, यही कह सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज। तो देखो दोनों में फर्क है, तो यही फर्क किसको शो करता है, आवेश को। तो यहाँ से अपने फॉर्मूले की बात करें तो आवेश का सूत्र, तो आवेश क्या होता है कि आपके पास जो भी इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, उनका जो कलेक्शन है वो किसको शो करते हैं, आवेश को। जैसे मान लो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, फिर 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर 3 इलेक्ट्रॉन है। इसको अलग अलग ना लिख के आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो Ne, ठीक है, Ne। तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, और इसको आवेश को किससे शो करते हैं, Q से। ये बन गया फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास धनावेशित प्रकृति और ऋणावेशित प्रकृति दोनों हो सकती है आवेश की। तो यहाँ पे ये तो अपनों ने बात करी ली, यही है, पॉजिटिव हो सकता है, ये क्या हो सकता है, नेगेटिव। यहाँ पे n क्या है, तो ये n अपने को पता है 1 2 3, ये क्या खिलाते हैं, तो ध्यान रखना, त्यागे या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, इस पर आवेश अपने को पता है कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम, ठीक है। और यहाँ से फिर क्यू का मान क्या देगा, क्यू का मान आ जाएगा आपके पास प्लस माइनस n, तो अपने पास सही, और ए का मान अपने रख सकते हैं यहाँ पे, तो n 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम, ठीक है। ये है आपके पास SI मात्रक। ये मात्रक निकालने के लिए आपके पास क्या देगा, कूलम, ठीक है। तो आवेश का मात्रक भी क्या होता है, कूलम। अच्छा, इसकी कोई डायरेक्शन होती है क्या, तो ध्यान रखना इसकी डायरेक्शन नहीं होती। क्यों, क्योंकि ये सिर्फ क्या बता रहा है, परिणाम, ये देखो, ठीक है। तो इसकी जो राशि है वो कैसे होगी, अदिश। तो राशि कैसे है इसकी, क्यों, क्योंकि ये क्या बता रहा है, परिणाम। यहाँ पे और बात करें, आपसे पूछें कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, तो कौन सा है, फैराडे। तो अगर आपसे पूछे 1 फैराडे कितना, तो ये कितना होगा, 96,500 कूलम, ठीक है, सबसे बड़ा मात्रक। अगर आपसे पूछे आवेश का सबसे छोटा मात्रक,
छोटा मात्रक, तो क्या बताओगे? फ्रैंकलिन। तो एक फ्रैंकलिन किसके बराबर होता है? तो ध्यान रखना किसके होता है? 1/3 इंटू 10⁻9 कूलम। ठीक है, तो एक फ्रैंकलिन किसके बराबर होता है? 1/3 इंटू 10⁻9 कूलम। ये एग्जैक्ट आपको ऐसे कैसे ध्यान रखना है। ठीक है, मात्रक तो अपने को पता कूलम होता है, लेकिन अगर छोटा बड़ा पूछ ले तो आपको फैराडे ध्यान रखना है, बड़ा मात्रक, और छोटा मात्रक में ध्यान रखना है फ्रैंकलिन। ठीक है, अब बात करते हैं इस पे आधारित अपने एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अपने क्वेश्चन आपके पास कि एक वस्तु पर आवेश का मान एवं प्रकृति ज्ञात करो। अब प्रकृति और मान ऐसे तो ज्ञात होगा नहीं, कुछ ना कुछ दिया होगा, तो ध्यान रखना। मान लेते अपने जबकि वह 10⁴ इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, ये आपके पास क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में ध्यान दो पहले कि आपको दिया क्या हुआ है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या है, त्याग रहा है, या क्या होता है, ग्रहण करना। ये दो ही चीज़ अपने ने बात की थी। कहाँ पे? ये देखो, इलेक्ट्रॉन या तो त्यागेगा या क्या करेगा, ग्रहण। तो ये मान किसका है? एन का। तो अपने लिख सकते हैं यहाँ पे कि एन बराबर क्या है आपके पास? एन बराबर है 10⁴ इलेक्ट्रॉन। यही है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ना लिख के आप क्या लिखोगे? एन का मान कितना है? 10⁴। तो अपने को आवेश निकालना, आवेश का मान क्या बराबर क्या होता है? अपने को पता है +-NE। ठीक है, तो यहाँ पे एन का मान देख लो आपके पास क्या है? प्लस में, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 10⁴। और यहाँ पे ई आपके पास इलेक्ट्रॉन पे आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो यहाँ से अपने कैलकुलेट कर लें, 10⁴ है और ये 1.6, तो यहाँ से 10 की पावर ही घटा लो आप। -19 + 4 कितने हो गए? 10⁻⁻15। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, ये कितना आ जाएगा आपके पास? 1.6 इंटू 10⁻⁻15 कूलम। और ये कैसा ही पॉजिटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव है, ये तो होगी इसकी प्रकृति। ये किसको शो कर रहा है? प्रकृति को, यानी पॉजिटिव है। और ये है इसका मान। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ ले तो आप आराम से कर सकते हो। बस यहाँ पे ध्यान रख लो, त्याग रहा है या ग्रहण कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का पता चल जाएगा, जो अपने सोडियम और क्लोरीन में पढ़ा था। ठीक है, ये तो बात होगी आपके पास क्वेश्चन की। अगर आपसे एक चीज पूछे कि बताओ एक कूलम में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? ठीक है, तो ध्यान रखना कितना होता है? 625 इंटू 10⁻16 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे ये है एन का मान। किसका मान है? एन का। ठीक है, इसका मतलब ये कह सकते हैं कि एक कूलम आवेश वह मात्रा है जिस पर वस्तु पर क्या होता है? 625 इंटू 10⁻16 इलेक्ट्रॉन वृद्धि या कमी होती है। ठीक है, तो ये बात करेंगे, अगर पॉजिटिव है तो वृद्धि, नेगेटिव है तो कमी। तो कई बार ऐसे भी क्वेश्चन अपने पूछ सकते हैं। यहाँ पे कहता है कई बार पॉइंटों में दिया होता तो ये पावर में चला जाता है। कैसे? अगर आपको यहाँ पे मैं लिख लूँ 62.5 इंटू 10 की पावर, ये कितना हो जाएगा आपके पास? 17। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप पॉइंट हटाओगे बटा 10 आएगा, 1 0 से 1 0 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी, तो आपके पास पावर किस में हो जाएगी? 16 में। तो कई बार कंफ्यूज करने के लिए भी ऐसे दे देते हैं, वो अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट अपना रह जाएगा कि जो आपके पास इलेक्ट्रॉन की गति है वो कैसी होती है? इलेक्ट्रॉन की गति, देखो इलेक्ट्रॉन की गति अपने यहाँ पे बात करते हैं। मान लो ये कोई चालक है। ठीक है, और ये अपने बात करें, मान लो इसमें कोई अणु है, और ये अणु कौन से? गैस के अणु। तो गैस के अणु ये देखो, या तो इधर जाएंगे या इधर जाएंगे, इधर उधर टकराते रहेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा आपके पास? इधर उधर क्यों टकराएंगे? क्योंकि अपने को पता है अभी तक अपनों ने इस पर कोई भी विद्युत क्षेत्र लगाया नहीं। ठीक है, तो ये जो गति कहते हैं इसको बोलते हैं यादृच्छिक। कौन सी गति है? यादृच्छिक गति, जिसको बोलते हैं जिगजैग। ठीक है, तो ये तो बात होगी जिगजैग का मतलब इधर गई फिर इधर गई फिर इधर गई, ऐसे। ठीक है, ऐसे जाते रहते हैं। तो ये जो गति है ये इसको क्या बोलते हैं? जिगजैग गति। और एक गति होती है सरल गति। कैसे गति? सरल गति। सरल या बोल सकते हो आप रेखीय, सरल रेखीय। ठीक है, यानी 1D। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की गति की बात करना है अपने। तो यहाँ पे भी मान लो कोई चालक है आपके पास,
ठीक है। और यहाँ पे अपने मान लेते कोई विद्युत क्षेत्र जोड़ देते हैं अपने, ठीक है। तो ये सिरा मान लेते हैं अपने पास नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अभी नेगेटिव पॉजिटिव क्यों करें? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो हमेशा गति करेगा वो कहाँ से करेगा हमेशा, तो अपने को पता है नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। तो मान लो जैसे ही अपनों ने विद्युत धारा प्रवाहित की, तो जैसी विद्युत धारा प्रवाहित की तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रेखीय गति से आगे जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या करने लग जाएगा, गति, और गति भी कैसे करेगा इसमें, माइनस से प्लस की ओर। ये तो अपने को पता ही है इलेक्ट्रॉन गति कैसे करता है। अब ये गति करता है तो धारा उत्पन्न होगी, धारा, ये देखो धारा, तो धारा देखो इसके अपोजिट होगी, धारा कैसे जाएगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। फिर यहाँ से जरा पहले इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव, इसका मतलब यहाँ पे ये तो पता है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाता है, जबकि के पास विद्युत क्षेत्र यानी ई, तो ये कहाँ से कहाँ जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। तो यही अपने को ध्यान रखना था कि अगर आप विद्युत क्षेत्र लगा देते हो तो इलेक्ट्रॉन गति करने लग जाते हैं, विद्युत क्षेत्र नहीं लगाओगे तो ये कौन सी गति करेगा, ये आदर्श गति। बस यही अपने को पढ़ना है, यहाँ से अपने को विद्युत धारा मिल जाएगा। कैसे, तो अपने सरल रेखीय यहाँ से विद्युत धारा कैसे मिलेगा, क्योंकि अपने को पता है कि जो आपके पास आवेश है, आवेश का एक निश्चित दिशा में क्या कर रहा है, गति, दिशा में गति कर रहा है या क्या कर रहा है, प्रवाह, ठीक है। इसी प्रवाह को क्या बोलते हैं, इसी प्रवाह को बोलते हैं विद्युत धारा, जो उन्होंने बात की, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गति करेगा तो यहाँ पे क्या होगी, विद्युत धारा उत्पन्न होगी, तो ये विद्युत धारा ये ऐसे कहाँ से, पॉजिटिव से नेगेटिव को जा रही है, और इलेक्ट्रॉन क्या होगा इसका अपोजिट। तो यही बात करेंगे अपने विद्युत धारा के बारे में। तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो किसके बारे में होगा, विद्युत धारा, ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक करंट। तो इससे जो अपने पास फॉर्मूले वो अपने पढ़ेंगे विद्युत, और उसके बाद विभव आ जाएगा, विभव के बाद विभवांतर, और उसके बाद आ जाएगा ओम का नियम। तो इससे जुड़े फॉर्मूले भी हैं और न्यूमेरिकल भी हैं, तो वो भी अपने बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसके साथ, विद्युत धारा के साथ।